आज हम जीओसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का और वाइटल पिक्चर के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे, फिर हम उसके बाद इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता किस किस में। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ना मेनली जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो किसमें देखने को मिलेगा, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन, देन कम्स एल्काइल फ्री रेडिकल। किसमें मिलेगा, एल्काइल फ्री रेडिकल्स में मिलेगा। और फिर हमें तीसरा किसमें देखने को मिलता है, एल्कीन्स में। ठीक है, तो ये तीन है मेनली जिसमें हमें क्या दिखेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। इट इज जस्ट लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझाऊंगी, एल्काइल कार्बोकेटाइन में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब एल्काइल कार्बोकेटाइन को समझने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, और वो एग्जाम्पल कौन सा हमारा है, इथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा है, इथाइल कार्बोकेटाइन। तो इथाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3CH2 प्लस, है ना। कार्बोकेटाइन मतलब क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो ऐसा बन सकता है, CH3CH2, और इसका एक ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। ठीक है, तो इसके पास ये क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल। अब मैं यहाँ पे पहले इन दोनों कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन बता दें। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अगर किसी को नहीं पता तो एक बात समझ लो, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो एक नंबर कम करके हमेशा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मतलब sp3 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। समझ आया, क्योंकि कार्बन सिर्फ यही 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो इसका मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बना के दिखाई है। ठीक है, अब एक काम करो, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को, इस पे मैं प्लस चार्ज दिखा देती हूँ। ये प्लस चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बना दे सकती हूँ, CHH। ठीक है, और इस वाले में ये कार्बन ओवरलैपिंग कैसे कर रहा होगा, समझो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इसका sp3 ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग, ये रहा इस कार्बन जो डेफिशिएंसी है, इस वाले को मैंने बनाया, इसका ऑर्बिटल लोग थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। इसका इसके इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। ठीक है, तो खुद समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो खुद सोचो क्या होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने लगती है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने लगते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स ओवरलैप से या हाइपर कॉन्जुगेशन से फर्क क्या पड़ता है, इस चीज को समझो। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ना, एक तरफ से तुम ये समझ सकते हो कि ये वो होता है कि भार जो होता है ना, बर्डन जो है किसी पे, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो कैसे, अब हाइपर कॉन्जुगेशन करने से क्या हुआ, इसका जो यहाँ पे इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके साथ थोड़े थोड़े क्या होने लगे, शेयर होने लग गए। तो अगर जितना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उतना ज्यादा क्या होगा, खुद सोचो, उतना ज्यादा क्या होगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ज्यादा इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ आया, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। मतलब सीधा सीधा ना हाइपर कॉन्जुगेशन को तुम ये बोल सकते हो, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, फ्रॉम अ फिल्ड ऑर्बिटल टू अ वेकेंट p
ऑर्बिटल, मतलब एक फिल्ड ऑर्बिटल से वेकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का हल्का शिफ्ट करना या जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आया? डीलोकलाइज होना मतलब क्या हुआ, मूव करना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर मैं जब कार्बोकेटाइन का केस बोलूंगी तो मैं ये बोलूंगी फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू वेकेंट पी ऑर्बिटल। समझ आया? और जब एल्कीन और फ्री रेडिकल आएगा तो यही डेफिनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम विथ पाई बॉन्ड कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। समझ आया? यही तो होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का सीधा सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना फ्रॉम क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू किसके साथ, पाई बॉन्ड या कार्बोकेटाइन या फिर फ्री रेडिकल। समझ आया? ये होता है डेफिनेशन। लेकिन जब यही डेफिनेशन में जब हम कार्बोकेटाइन का केस पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलरली एक वर्ड जोड़ देंगे, वो क्या है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल to vacant p orbital, from filled bonding orbital, from filled bonding orbital to vacant p orbital, vacant p orbital। समझ आया? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। समझ आया? तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे makes sp2 hybridized carbon less positive। खुद सोचो ना, यहाँ पे जितना ज्यादा यहाँ पे शेयरिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा वो क्या होगा, कम होगा ना। तो देखो, आई होप इतना समझ आ गया होगा ना। तो एक बात समझो, यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देती हूँ, डीलोकलाइज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, shifting of electron density in this way makes sp2 hybridized, makes sp2 hybridized carbon less positive, less positive। और जितना ज्यादा उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटेगा उतना ज्यादा वो क्या बनेगा, स्टेबल, and hence becomes more stable। समझ आया? तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन का ये प्लस चार्ज जितना ज्यादा कोई कम करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ से समझ रहे ना, तो मैंने ऑर्बिटल पिक्चर समझा दिया। अब मैं एक बात बताऊंगी कि हम एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे या होता कैसे, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, CH3 ये था और ये रहा CH2 प्लस, ठीक। होता क्या है कार्बोकेटाइन के केस में, मैंने ऑर्बिटल जो व्यू था, पिक्चर था, वो बता दिया। अब समझो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी कार्बोकेटाइन के ना बगल वाले कार्बन को देखो, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को देखो और उससे जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे या जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही बनेगा। समझ आए? तो मैंने क्या बोला, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को देखो कि क्या उससे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जितना हाइड्रोजन उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे पहले ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैंने बताया ना यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके चला गया है, और यहाँ पे CH2 ये हो जाएगा। और बगल में एक बात समझ लेना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो बाहर निकला है वो प्लस चार्ज के फॉर्म में कार्बन के आसपास ही रहता है। समझ आए? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एटम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं ना, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये यहाँ पे ही रहता है और कहीं जाता नहीं है। इस वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड द अल्फा हाइड्रोजन, हेंस इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक। तो आई होप ये बात क्लियर होगा, ठीक।
अच्छा, और क्योंकि ये जो कंसेप्ट था ये दिया था बेकर एंड नाथन ने, इसीलिए हम इसे बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेकर एंड नाथन इफेक्ट। ठीक है, बेकर एंड नाथन इफेक्ट। ठीक, अब एक बात समझ लो, ये बात नाम याद रहेगा ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड द अल्फा हाइड्रोजन, हेंस इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो काम, खुद सोचो, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर रहे हैं? बर्डन को कम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पहले इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था, तो अब वो प्लस चार्ज हटके कहाँ शिफ्ट हो गया है? उसके बगल वाला जो मिथाइल लगा था उसके हाइड्रोजन ने वो प्लस चार्ज ले लिया है ना। तो इस तरीके से जो प्लस चार्ज था, जो टेंशन क्रिएट कर रहा था, वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है ना। अब एक हाइड्रोजन ने ले लिया। अब उसी तरीके से अगर भैया ये कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन ऐसा काम कर रहा है तो बाकी हाइड्रोजन भी तो यही काम कर सकते हैं ना। तो होगा क्या कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर चाहे तो ये वाला हाइड्रोजन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस के फॉर्म में बाहर रहेगा और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H प्लस। ठीक है, ये रहा तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी यही बना लो। इसके ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे के निकलेगा तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड CH2 और ये H और यहाँ पे H प्लस। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना वो तो हमारा कार्बोकेटाइन है, उसके बगल से जितने जो कार्बन अटैच ना, हमेशा उसको देखना, वो हमारा कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितना ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, more will be hyper conjugating structure and hence more will be the stability, hence more will be the stability। समझ आया? तो आई होप ये बात क्लियर होगा। देखो ना, इस तरीके से क्या हो रहा है? पहले इस पे प्लस चार्ज था, उसके प्लस चार्ज को किसने दूर किया? पहले इस वाले हाइड्रोजन ने दूर किया। फिर बेटा एक ही पे क्यों हम बोझ दे? दूसरा वाला भी तो ये काम कर सकता है भाई। ये एक तरफ से जब तीनों एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो दूसरा वाला भी तो वही काम कर सकता है। तो दूसरा वाला जब अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो वो H प्लस उठता है। अब देखो दूसरे वाले हाइड्रोजन ने H प्लस ले लिया, फिर तीसरे वाले ने, मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है? प्लस चार्ज पूरे जगह पे क्या हो रहा है? मतलब पहले जो एक ही कार्बन पे था अब वो क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है ना। तो बस इतना याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। समझ आया? अब देखो, अब अगर तुम्हें ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया था वो अगर समझ आ गया तो तुम ये चीज समझ सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करते थे ना, वैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया C प्लस CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये क्या है हमारा? टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। फिर दूसरा आता है C प्लस CH3 CH3H। ये क्या है हमारा? आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। फिर आता है हमारा C प्लस CH3HH। ये हो गया हमारा क्या? इथाइल कार्बोकेटाइन इथाइल कार्बोकेटाइन। फिर आएगा हमारा CH3 प्लस। ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? तो अगर एक पॉइंट तुमने अच्छे से सुनी थी ना, मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी कार्बोकेटाइन है, मतलब C प्लस वाला कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन पे जाओ, उसका बगल वाला कार्बन हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। मतलब हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन में? ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। मोर द अल्फा कार्बन मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन दे के बार बार जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज कर सकते हैं ना। मतलब ये समझो कि अगर मैं इसका सिर्फ अभी एक ही स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जैसे ये था C प्लस, ठीक,
इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये कुछ इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसा ही बना सकती हूँ ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज है तो क्या हो सकता है, इसका बगल वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर मैं यहीं पे बता दूं ऐसे डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और H प्लस ऐसे यहाँ आ गया ना। तो जिस तरीके से ये वाला काम ये हाइड्रोजन कर सकता है, तो ऐसे इसके 2 हाइड्रोजन नहीं कर सकते हैं। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये 2 बाकी भी तो अल्फा कार्बन है, तो इनके हाइड्रोजन भी तो वही काम कर सकता है। तो इसका मतलब मोर द अल्फा कार्बन, मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द हाइड्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बस अल्फा हाइड्रोजन देखो, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर तुमसे पूछेंगे तो बता नहीं सकते हो, बताओ क्या होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हमारा ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर हमारा डी है। समझ आया, तो आई होप क्लियर होगा। तो देखो अब अगर तुम्हें ऑर्बिटल पिक्चर कार्बोकेटाइन का समझ आया तो ये दो भी बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। बस एक बात है जो याद रखना, कार्बोकेटाइन में कैसे हो रहा था ओवरलैपिंग, किसके बीच में, सिग्मा और किसके बीच में हो रहा था, वेकेंट पी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग, सिग्मा और वेकेंट पी ऑर्बिटल। वैसे ही इनमें किसके बीच में हो रहा है वो तुम्हें याद रखना, ठीक है। फ्री रेडिकल का अगर स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँ तो मैं वही ले लेती हूँ, सेम एग्जांपल, CH3 CH2 और इसके ऊपर डॉट है। डॉट का मतलब समझते हो ना, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, बाय द होमोलिटिक फिजन ना। होमोलिटिक फिजन मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये रहा, ये इसका हमारा ऑर्बिट और इसके पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे ये रहा हमारा सेम वही स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर तो हम ऐसे देते, क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लिखा देंगे, CH3 CH2 डॉट, है ना। मतलब जैसे वहां पे C पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे C पे डॉट बना होगा, फ्री रेडिकल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटाइन में p ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल्स में जो हमारा p ऑर्बिटल है वो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करना चाहेगा, पेयर करना चाहेगा। तो पेयर करने के लिए क्या करता है, ये इसके ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग शुरू कर देता है। समझ आया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के केस में ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, सिग्मा एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं इसका डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो CH3 था, CH2 डॉट, ठीक। होता क्या है, अब ये यहाँ पे C के ऊपर डॉट है, मतलब ये फ्री रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसके जिसपे प्लस चार्ज है, जिसपे डॉट है और जहाँ एल्कीन होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को ध्यान दो, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब ये बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा बताओ, अब ये बाहर जाएगा लेकिन पास ही में रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H डॉट, और अब C कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो वो इसके साथ पेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड CH2 और ये इसके पुराने 2 बॉन्ड्स, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने ये करके दिखाया वैसे ही तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर फिर से फ्यूजन यहाँ हो जाए इनके बीच में तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताओ, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H डॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्यूजन हो जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और ये रहा, अब इस पे फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ आया, तो यहाँ पे भी तो वही कंसेप्ट दिख रहा है तुम्हें कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ आया। अब हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स की। तो बताया ना हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, देखो सबसे पहले देखो किस कार्बन पे हमारा फ्री रेडिकल है, इसके
इसके बगल वाले कार्बन के पास जाओ, इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये है, ये रहा अल्फा कार्बन। इससे बताओ कितने हाइड्रोजन, ये यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके 2, मतलब यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इजी कंसेप्ट है ना कि तुम्हें बस अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए, तो फिर तुम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दोगे, ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हो गया कौन सा, फ्री रेडिकल वाला कार्बन, तो इसके बगल बगल वाला कौन सा, ये है ना। तो 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, 3 3 6 और 2 इसके, 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ कितना होगा, इसका बगल वाला, जस्ट बगल वाला, उसके और दूर नहीं जाना है, तो जस्ट बगल वाले कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बनाए, बस एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके बगल वाला क्या हो गया, ये इसके बगल वाले ये अल्फा, तो ऑलरेडी 3 3 3 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा डी, सबसे पहले आएगा हमारा डी, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा ए, फिर आएगा हमारा सी। समझ आए। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन समझेंगे एल्कीन के केस में, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एल्काइल कार्बोकेटाइन है तो वो किस तरीके की ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होता है तो किन के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा और वेकेंट पी ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल्स में सिग्मा और हाफ फिल्ड और पी ऑर्बिटल्स। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स में क्या होता है, ठीक है। तो एल्कीन्स के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चेक करते, ठीक है, 4 हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब एल्कीन्स में क्या होता है, वैसे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया ना, मैंने बताया ना, जो हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे क्या, एल्कीन में क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड ना, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को पकड़ो और उसके बगल वाले के पास जाओ, बगल वाले से पूछो क्या तुम अल्फा कार्बन हो, अगर वो बोलेगा हाँ तो ठीक है, उसके बाद देखो उससे कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, ठीक है। वो बात तो हमें पता है, अब हम वो सब चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब हम उसमें बिल्कुल प्रो हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी होती है, तो CH यहाँ पे होता है, ये रहा इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन्स में क्या होता है ना, हम यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स को कुछ ऐसा बनाएंगे, तो एल्कीन्स में किसके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो बस याद रखो कि एल्कीन्स में क्या होगा, किसके बीच में, सिग्मा और क्या होगा, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। किसके बीच में बोला मैंने, सिग्मा एंड वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, शेयरिंग होता है या ओवरलैपिंग, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सिग्मा या पाई स्टार ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग। अब देखो, अब हम एल्कीन के लिए भी 2-4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बात समझ लो, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो थोड़े इजी वाले, थोड़े जो डिफिकल्ट या थोड़े अप लेवल वाले क्वेश्चंस है, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट एक बार पढ़ा दूं, तो उसके बाद ना बहुत मजा आता है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी निकालने में, और वो फिर क्या होता है ना कि सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचना कि इस लेवल के, इतने कम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IIT या JEE में, ऐसा कुछ नहीं है। नीट में थोड़े मतलब लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस हम पहले रेजोनेंस और इंडक्टिव पढ़ लें, फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, एल्कीन आए, फ्री रेडिकल आए, कार्बोकेटाइन आए, तुम्हारा काम क्या बनता है, सबसे पहले देखो कि एल्कीन में मैंने क्या बोला था, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनको देखो और उससे बगल वाले के पास जाओ। तो यहाँ पे इससे बगल वाला ये है ना, ये मेरा अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इससे कितने, कुछ नहीं है भाई, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये रहा बॉन्ड और इससे सिर्फ यही तो अटैच्ड है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड के बगल बगल ये, तो मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबिलिटी, हेंस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा डी, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा सी, फिर आएगा हमारा ए। समझ आया। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आएगा, अगर इस क्वेश्चन में फोकस करो तो डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है, तो
तो इससे बगल वाला कार्बन ये, इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इससे भी सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, दो कितना हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है देखो, इस ये हो गए हमारे। अब इसके बगल, तो इसके बगल वाला ये, तो इससे 2 हाइड्रोजन और इससे बगल वाला इससे 1, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यार अल्फा हाइड्रोजन तो गिन पाओगे ना, मैं तो ऐसे गिन के बता दे रही हूँ ताकि तुम में से कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये रहा डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला तो ये हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बगल वाला ये भी तो होगा। तो देखो यहाँ पे 2 3 5 और यहाँ पे 1 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ आया? और उस वाले में अगर देखोगे तो कितना होगा बताओ, पहले इसको ऐसे डार्क कर लिया करो, फिर इसके बगल वाला ये है, तो 2 इससे 3 इससे और 3 2 5, और इसके बगल वाला ये भी तो है, तो 6 7, और इसके बगल वाला ये भी तो है, तो 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी, फिर आएगा हमारा सी, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा ए। समझ आया? अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें भी स्टेबिलिटी बताना है। तो एक बात समझो, सबसे पहले तो ना यहाँ पे मैंने बताया ना जिनके बीच में डबल बॉन्ड है ये सर्कल कर दो, इसके बगल वाला और ये इसके बगल वाला है, तो इनसे जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 ना, और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा ऐसे 3, तो ये कितना होगा 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये रहा, तो इसके बगल वाला ये, इसके बगल वाला ये, तो यहाँ पे भी 6 हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ आओ तो ये रहा, और इसके बगल वाला ये, इसके बगल वाले ये हो गए, तो 3 3, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन कितने हैं 4, और चारों से 3 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो विथ नो डाउट डी वाला तो सबसे स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वाले क्वेश्चन में डी को सबसे स्टेबल बना देंगे। लेकिन ये 3 अगर देखो ना, तो तीनों में क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए ना, तो कभी भी इस पॉइंट को नोट कर लो, इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में व्हेन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, ऑलवेज सी द स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे इन 3 का पहले हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में बनाओ, तो मान लो इस कार्बन में से कोई एक अपना हाइड्रोजन देके यहाँ पे चला जाएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होगी, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताओ, सी, ये रहा, मतलब मैं ऐसे बना दूं, अब डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, ये रहा ऐसा ये, और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, फिर से इससे ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करो और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये रहा डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज और ये है ये। ठीक है, तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मान लो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इन दो में से किसी भी कोई भी एक अपना कार्बन जो है वो अपना हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूज करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड ये माइनस और ये। ठीक है, तो ये इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। देखो एक बात समझो, ये जो बना है ना ये 2, इसमें ये वाला फॉर्म कौन सा हमारा, ट्रांस। ठीक है, एक बात समझो, कभी भी अगर तुमने एल्कीन के बाद जो उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो हमेशा कार्बन आयन, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है और उसके आसपास अगर प्लस आई ग्रुप लगा है, तो प्लस आई ग्रुप उसके स्टेबिलिटी को और घटाता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को दे के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर रहा है। समझ आया? मतलब सोचो, जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो वो क्या चाहता है, उसके पास ऐसे ग्रुप लगे जो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे तो उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज हटे, है ना। सेम अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं कार्बोकेटाइन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। तो कार्बोकेटाइन में जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को घटाते हैं, स्टेबिलिटी को घटाते हैं। सेम ऐसे ही जब कार्बन आयन होते हैं, तो उनमें प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, हमें इस
कार्बन के ऊपर के चार्ज को हटाना है, तो यहाँ पे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस आई ग्रुप लगाते हैं, तो प्लस आई ग्रुप फेवर करता है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज को हटाना है तो तुम प्लस आई ग्रुप नहीं लगाओगे, माइनस आई ग्रुप लगाओगे। तो अगर प्लस आई ग्रुप लगाए तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। और अगर 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 माइनस आई ग्रुप लगा रहता है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। समझ आ रहा है? तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर को अगर तुम देखो तो एग्जैक्ट सेम ही है। इस कार्बन पे ये दोनों ही एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, बस डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला ग्रुप इस तरफ है और इस वाले में ये वाला ग्रुप इस तरफ है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी एक ही प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी एक ही प्लस आई ग्रुप लगा है, ठीक है। तो जब दोनों ही, अब यहाँ पे हम प्लस आई ग्रुप से नहीं बता सकते, तो सिस और ट्रांस में हमेशा क्या होता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। तो हमें पता चल गया अमंग ए एंड बी, हमें तो पता है कि फॉर श्योर है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा डी स्टेबल है। फॉर श्योर है इन दो में बी इज मोर स्टेबल। कभी भी सिस और ट्रांस आए तो ट्रांस इज मोर स्टेबल। बाकी भी कुछ और केसेस होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वाले में अगर तुम देखो तो यहाँ पे जब इसका रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, और जो प्लस आई ग्रुप है, बताओ जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है वो थोड़ा दूरी पे है ना भाई। यहाँ पे था ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे, प्लस आई ग्रुप भी जस्ट उसके बगल ही में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों ही केस में जस्ट बगल में चिपके हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, यहाँ पे हम सिस और ट्रांस के रेफरेंस में हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे, इस वजह से अमंग द थ्री सी इज मोर स्टेबल बिकॉज प्लस आई ग्रुप इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मैंने रीजन बता दिया कि इन तीन में से हमेशा बेटा याद रखना C इज मोर स्टेबल बिकॉज इसमें जो कार्बन आयन है, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, उससे जो प्लस आई ग्रुप है वो थोड़ा डिस्टेंस पे लगा हुआ है, पहले यहाँ पे जस्ट बगल ही में चिपका हुआ है। तो इसमें हम उस चीज से नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म है, तो ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, डी के बाद आएगा सी, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा ए, ठीक है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी जस्ट आफ्टर द वीडियो ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है, दैट्स माय श्योरिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो बहुत इजी पीजी क्वेश्चंस दिए तुम लोग को रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए कि इजी क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर इतना पढ़ के ये करते हो तो इजी वाले क्वेश्चंस तुम लोगों से होते हैं कि नहीं होते हैं, तो चेक कर लेना। उसके बाद हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को जब करेंगे ना बेटा, गारंटी है बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। और जब सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो हम और ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं दे सकती थी, तुम लोग भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस इंडक्टिव पढ़ लोगे उसके बाद जब इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटीज को निकालोगे, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो, कार्बन आयन है, बड़ा मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।